देखिए, इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत सीखने के उन 6 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल संस्कृत सीखने के लिए हजारों सालों से होता चला आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो उस वक्त सभी लोगों को संस्कृत आती ही थी और अलग से और विशेष रूप से संस्कृत केवल और केवल इसलिए सीखी जाती थी ताकि वेदों का अध्ययन करके उनका अर्थ, भाव और सार पूरी तरह से और सही तरह से समझा जा सके। और वेदों को सही तरह से समझने के लिए विशेष रूप से जिन चीजों को सीखा जाता था उन्हें वेदांग कहा जाता था। और यह बात हजारों सालों से प्रसिद्ध है कि वेदांग को सीखे बिना वेदों का अर्थ, भाव और सार पूरी तरह से कुछ भी कर ग्रहण नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, या कि फिर अगर आपको संस्कृत आती है और आप उसको परिष्कृत करना चाहते हैं, उस पर बहुत ही अच्छी कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेदांग विधि से ही संस्कृत सीखना चाहिए। वेदांग के 6 अंग होते हैं, जो हैं निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और शिक्षा। 6 को समझिए। सबसे पहला वेदांग होता है निरुक्त, और निरुक्त का मतलब होता है इटिमोलॉजी। और इसमें असल में यह सीखा जाता है कि शब्द की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, तब इस शब्द का क्या मतलब हुआ करता था और यह किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था, और अब इस शब्द का क्या मतलब है और इसका इस्तेमाल किस संदर्भ में किया जा सकता है। देखिए, निरुक्त जो है, इसमें असल में वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग करना सीखा जाता है, जिसको सीखकर आपको ये चीज अपने आप ही समझ में आने लग जाती है कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हो उसे व्यक्त करने के लिए सबसे सटीक शब्द कौन सा होगा। और भले ही चाहे उस शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं हो, तो भी आप में इतनी योग्यता होती है कि आप अपना खुद का नया और सटीक शब्द बनाकर प्रयोग कर सकते हो। इस चीज को भी समझिए कि किसी भी भाषा को अगर बहुत ही अच्छी तरह से सीखना हो तो शुरुआत हमेशा उसकी इटिमोलॉजी से ही करना चाहिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई सी भी लैंग्वेज हो, वो बिना ग्रामर के तो हो सकती है, बिना वोकेबलरी के नहीं हो सकती। और जिसको इटिमोलॉजी नहीं आती, ना तो वो शब्द के सटीक अर्थ को पकड़ सकता है और ना ही सटीक अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग कर सकता है। और इस चीज को सीखने के लिए आपको sanskritdictionary.com का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आ जाइए दूसरे वेदांग पर, और दूसरा वेदांग होता है व्याकरण। जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका असल में क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, इस बात का सटीक अंदाजा लगाने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। देखिए, व्याकरण के कुल मिलाकर 3 काम होते हैं। पहला है वर्तनी को शुद्ध करना, दूसरा है वाक्य विन्यास को शुद्ध करना, और तीसरा जो है वो है जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अर्थ का व्याकरण के नियम के अनुसार निर्णय करना। पर अगर आप किसी भाषा को सीखना चाह रहे हैं तो शुरुआत के 1-2 साल तक ग्रामर की किताब को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। इस चीज को जरा समझ भी लीजिए। देखिए, किसी भी भाषा को अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको उसकी ग्रामर तो सीखना ही पड़ती है, पर ग्रामर सीखने का सही तरीका रूल टू सेंटेंस नहीं होता। ग्रामर को सीखने का सबसे सही तरीका सेंटेंस टू रूल ही होता है। और इसीलिए अगर आप संस्कृत का व्याकरण बहुत ही अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये कीजिए कि जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसे संस्कृत में पढ़िए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि संस्कृत में किस तरह की बात को किस तरह से रखा जाता है। और समय के साथ साथ आपको संस्कृत का व्याकरण अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। और यही वो समय होगा जब आपको संस्कृत के व्याकरण का विधिवत अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। अगर आप संस्कृत का व्याकरण सीखना चाहते हैं और उतना ही सीखना चाहते हैं जितना कि सीखने की जरूरत होती है, तो फिर आप संस्कृत स्वयं शिक्षक पढ़िए, जो कि
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर साहब के द्वारा लिखी गई है। अब आ जाइए तीसरे वेदांग पर, और इसमें छंद का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, निरुक्त में छंद के 2 अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ होता है बात को लयबद्ध तरीके से कहना, यानी मात्राओं के निश्चित मान के अनुसार पद्य की रचना करना और कविता जैसे कहना। देखिए, संस्कृत के विद्वानों ने इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर बात लयात्मक हो तो बात को याद रखने में बड़ी आसानी रहती है और इससे व्याकरण सीखने में भी बहुत आसानी हो जाती है। साथ ही साथ सही उच्चारण को सीखने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं होता। और इसीलिए संस्कृत सीखने के लिए आपको संस्कृत के श्लोक बोल बोल कर दोहराना चाहिए और साथ में उनके अर्थ को भी पढ़ना चाहिए। अब आ जाइए छंद के दूसरे अर्थ पर, और देखिए, निरुक्त में छंद से आच्छादन का तात्पर्य लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर देना। यानी बात जो कही जाए वो कभी भी बात की तरह नहीं होना चाहिए। बात हमेशा सूत्र की तरह होना चाहिए, जिसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता हो ना ही कुछ घटाया जा सकता हो। सूत्र क्या होता है? और देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। जहां पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूं वहां पर मैंने इस श्लोक को लिख रखा है। श्लोक है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम चा सूत्रम सूत्रविदो विदुः। यानी कम से कम अक्षरों में अपनी बात कहना, पर ऐसी कहना जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। गागर में सागर भरना, यानी सार गर्भित बात कहना, पर ऐसी कहना जो सबको समझ में आ जाए। और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, यानी ऐसी बात जिसे हर जगह लगाया जा सकता हो और बात जो हो वो ऐसी हो जिसकी कोई काट नहीं हो। देखिए, संस्कृत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि संस्कृत में जो बात 2 लाइनों में समझा दी जाती है, हिंदी में उसको समझाने के लिए 16-16, 25-25 मिनट के वीडियो बनाना पड़ते हैं। और गागर में सागर ऐसा है कि बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इसमें रिसर्च करती हैं कि कहीं कोई हिडन मीनिंग तो नहीं छूट रहा। और इसीलिए अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं तो संस्कृत ज़रूर सीखिए। इसका सबसे सही तरीका ये होता है कि आप सुभाषित और श्लोक पढ़िए और अर्थ के साथ पढ़िए और अलग अलग राइटर्स के पढ़िए, और समय के साथ साथ आपकी संस्कृत अपने आप ही अच्छी और बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अब आ जाइए चौथे वेदांग पर, और चौथा वेदांग है ज्योतिष। कोई सी बात किस संदर्भ में कही गई है, क्यों कही गई है, और उसका तात्पर्य जो है वो तब क्या रहा होगा और अब क्या है, इसको जानना और समझना ये ज्योतिष है। इसके अलावा ये जानना भी कि कोई बात जो किसी एक संदर्भ में कही गई है, क्या उस बात को दूसरे किसी संदर्भ में भी लगाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं, ये जानना भी ज्योतिष में ही आता है। देखिए, संस्कृत में असल में ऐसा नहीं होता कि आपने श्लोक पढ़ा, शब्दार्थ देखा और श्लोक का अर्थ समझ लिया। संस्कृत में अर्थ को ग्रहण करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, और जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है उसी को ज्ञानी कहा जाता है। बिना ज्योतिष का अभ्यास किए कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, और वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। इस चीज को जरा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता 10 से ज्यादा बार पढ़ी है तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी बार आप उसे फिर से पढ़ते हैं उतनी बार कोई ना कोई नई चीज बाहर निकल कर आ जाती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि ये वाला श्लोक तो पहले था ही नहीं, ये कहां से आ गया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो सीखी जा सकती हैं और ना ही सिखाई जा सकती हैं। वो या तो अपने आप ही आती हैं या कि फिर नहीं आती। और इसीलिए किसी भी किताब को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता है ताकि आप में संदर्भ समझने की योग्यता विकसित हो सके। और ये चीज जो है केवल और केवल बार बार पढ़ने से और विचार करने से ही विकसित होती है, नहीं तो नहीं होती। अब चलिए 1-2 चीजें और भी समझ लीजिए। देखिए, सुभाषित पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है
कि आपको संस्कृत का एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है और बिल्कुल उतना मिलता है जितना आप हजम कर सकते हो। इसके अलावा सुभाषित पढ़ने से न केवल आपकी संस्कृत की वोकैबुलरी अच्छी होती है, बल्कि आपको संस्कृत की ग्रामर भी समझ में आना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सुभाषित पढ़ने से आपको अलग अलग ग्रंथों के नाम भी मालूम चलते हैं, जिनमें अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप उनको आगे जाकर पढ़ भी सकते हो। पांचवी चीज होती है कल्प, और कल्प से मतलब है विचार निर्माण करना, यानी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके नए विचार बनाना। आपने किसी चीज को पढ़ा, उसको समझा, उस पर विचार किया और उसके बाद अपने विचारों को अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपने शब्दों में ढालकर अपनी तरह से व्यक्त कर दिया। देखिए, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आपको यह चाहिए कि हर दिन आप कुछ ना कुछ संस्कृत में जरूर पढ़िए, उस पर विचार कीजिए और जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है 10 या 15 लाइनों में जितनी बन रही है उतनी संस्कृत में जरूर लिखिए। पर अगर आप इतना सब नहीं कर सकते तो फिर आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आप संस्कृत सीख सकते हैं। छठा और आखिरी वेदांग होता है शिक्षा। सबसे पहले पांचों वेदांगों को अपने दम पर जितना बन रहा है उतना करना और उसके बाद किसी योग्य गुरु के पास जाकर संस्कृत को स्पष्टीकरण विधि से सीखना। और यह विधि जो होती है ये संस्कृत सीखने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। देखिए, आजकल के समय में संस्कृत सीखने और सिखाने का जो तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और इसमें असल में ये किया जाता है कि पहले संस्कृत की ग्रामर सिखाते हैं और उसके बाद ट्रांसलेशन करवाते रहते हैं। और ये तरीका जो है ये असल में इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस तरीके से बड़ी बड़ी क्लासेस में संस्कृत बड़े आराम से पढ़ाई जा सकती है। पर इस तरीके से संस्कृत सीखने की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इस तरीके से संस्कृत जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन लगने लगती है। भाई, आपने अपनी जिंदगी में अभी तक केवल बालक ही लिखा हुआ देखा था। जैसे ही आपने संस्कृत की किताब उठाई, आपको बालक के 24 फॉर्म लिखे हुए मिल गए। उसके बाद जब टेस्ट हुआ और आप कहीं पर हलंत या विसर्ग लगाना भूल गए तो पूरे नंबर ही काट दिए गए। लॉजिक आपको कुछ समझ में आया नहीं और आपके दिमाग में यह बात घर कर गई कि भाई साहब, संस्कृत बहुत कठिन होती है। अब क्योंकि आपको पास होना था, आपने रटना शुरू कर दिया और जैसे ही कोई इंसान रटना शुरू कर देता है वैसे ही उसके अर्थ करने की और विश्लेषण करने की क्षमता खत्म होती चली जाती है। अब वापस वेदांग पर चले जाइए। मैं आपको शिक्षा की स्पष्टीकरण विधि के बारे में बता रहा था और इसमें असल में यह किया जाता है कि आप गुरु के सामने बैठते हैं और इससे जो भी आपके उच्चारण के दोष होते हैं गुरु जी वहीं के वहीं उन्हें सही करते चले जाते हैं। और उसके बाद आप गुरु जी को ये बताते हैं कि संस्कृत में ये पढ़कर आपको क्या समझ में आया और आपके गुरु जी जो होते हैं वो आपको वहीं के वहीं सही करते चले जाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और सार समझाते चले जाते हैं। देखिए, संस्कृत सीखने की ये सर्वोत्तम विधि होती है और इस विधि से संस्कृत सीखने वाला सीधे सीधे संस्कृत में पढ़कर अर्थ, संदर्भ और सार को ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ये हो गए वो 6 वेदांग जिनसे संस्कृत सीखकर वेदों तक का मर्म समझा जा सकता है। पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने की तो बात ही क्या है। अब चलिए एक दो चीजें और भी समझ लीजिए। देखिए, संस्कृत सीखने का मूल उद्देश्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़कर उनका सार ग्रहण करना होता है और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने में और निरुक्त पढ़ने में लगाना चाहिए। बाकी व्याकरण जो है आप अपने आप ही भाषा संसर्ग से सीखते चले जाओगे। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि किसी भी भाषा को अगर सीखना हो तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि विचार जो होते हैं ये मातृभाषा में ही बनते हैं। आप भारत की चाहे कोई सी भी भाषा क्यों ना बोलते हो, अगर संस्कृत सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा बहुत अच्छी तरह से सीखिए और आपके लिए संस्कृत सीखना
बहुत ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। और इसके लिए आप ये कीजिए कि आप संस्कृत की ऐसी किताबें लीजिए जिनमें आपकी मातृभाषा में अनुवाद दिया गया हो। इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। शुरुआत आचार्य विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र से करिए, जो कि RCS शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। इसको पढ़कर आप हिंदी, संस्कृत और दुनियादारी तीनों चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद आप महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण पढ़िए और उसके बाद आप महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत पढ़िए। दोनों ही ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो संस्कृत सीखना चाहता है उसे रामायण और महाभारत तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें इन दोनों ही ग्रंथों के बारे में लगभग सब कुछ पहले से ही मालूम होता है, जिसकी वजह से संस्कृत सीखने में बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ यह है कि महाभारत जो है इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो है और महाभारत में नहीं है। इसके बाद आपको गुरुदेव साहब श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर संस्कृत के बारे में बात की जाए तो संस्कृत के क्षेत्र में आप साहब का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। वेद मर्मज्ञ भी हैं और छोटे मुंह बड़ी बात, चारों वेदों को जैसा इन्होंने समझाया है, नहीं समझ में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद आपको BKS अयंगर साहब के द्वारा लिखी गई योग दीपिका पढ़ना चाहिए। इसके बाद आप चाणक्य नीति दर्पण पढ़िए, जो कि पंडित गंगा विष्णु श्री कृष्णदास जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 348 श्लोक हैं। इसके बाद आप चाणक्य सूत्राणी पढ़िए, जो कि श्री रामावतार विद्या भास्कर जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें 571 सूत्र हैं। इसके बाद आप रुद्रपट्टनम श्याम शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़िए, जिसमें 6000 श्लोक हैं। ये वही साहब हैं जिन्होंने 1905 में अर्थशास्त्र की खोज करी और 1909 में जब उन्होंने अपनी किताब छपवाई, तब जाकर लोगों को मालूम चला कि आचार्य चाणक्य नाम के कोई हुआ करते थे। देखिए, सबसे ज़्यादा जोर आपको अर्थशास्त्र पढ़ने में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया है, यानी जिसको पढ़कर एक सम्राट अपना साम्राज्य तक चला सकता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से सीख लें तो आप अपनी घर गृहस्थी, काम धंधा और दुनियादारी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से चलाने लग जाएंगे। और इतना सब पढ़ चुकने के बाद आप फिर वेद पढ़ना शुरू कीजिए, जो कि गुरुदेव साहब के द्वारा लिखे गए हैं। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ। अगर आप एकदम काम की संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप पढ़िए सरल प्रशासनिक शब्दावली, जो कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आखिरी चीज़, और देखिए, संस्कृत में सही मायनों में शिक्षित होने के लिए आपको कम से कम इतनी किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, और इन सभी किताबों को इसी क्रम में पढ़ा जाना चाहिए। इस चीज़ को भी समझिए कि इनमें से ज़्यादातर किताबें आउट ऑफ प्रिंट हैं, पर ये सभी किताबें आपको डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की इंटरनेट आर्काइव्स में मिल जाएंगी। और आखिरी में आचार्य चाणक्य का एक श्लोक भी सुन लीजिए। श्लोकेन व तदर्थेन पौधे नेकाक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्याद विद्याध्ययन कर्म भी। यानी हर दिन कम से कम एक श्लोक और उसका अर्थ पढ़ना चाहिए। इतना नहीं कर सकते तो आधा श्लोक और उसका अर्थ, इतना नहीं कर सकते तो उसका भी आधा और उसका अर्थ, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक अक्षर और उसका अर्थ ज़रूर पढ़ना चाहिए। और विद्या का अध्ययन जो है हर दिन बिना रुके इसी तरह से करते रहना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।